गुड इवनिंग सभी को। वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। मेरी आवाज आ रही है आप गुड सभी को? इवनिंग। बताओ, मेरी गुड आवाज आ इवनिंग रही सर। है? गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी सर। गुड इवनिंग। कौन कौन जुड़े हैं? नेहा जी जुड़ी हैं, सोनाली है, सविता जी है, प्रिया जी है, स्निग्धा जी है। सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है। अभी मैंने जो है 7 साढ़े 7 बजे करीब आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना फर्स्ट पेपर के। तो आज फर्स्ट पेपर का भरा हुआ था क्वेश्चन, तो उसको दे दिया। इवन ऐसे डेली रूटीन सर में एक गुड न्यूज। आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेंगे उसमें, ठीक है? सर सर ये अब रिकॉर्डेड ही मिलेंगे हम लोगों को। हाँ, रिकॉर्डेड ही कोशिश करेंगे, रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर लाइव नहीं कर पाते तो रिकॉर्डेड जरूर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे जी वहां पर, ठीक है? ठीक है सर। सब्जेक्ट का कोशिश करेंगे सब्जेक्ट में लाइव कर सके ना। लाइव में दरअसल क्या होता है कि बहुत से लोग जुड़ते हैं, बहुत से लोग नहीं जुड़ पाते, 4-5 ही लोग जुड़ते हैं, तो उसमें रहता है। फिर भी लाइव करने का प्रयास करें कि लाइव ही आपको क्लास ज्वाइन कराए ना, कि लाइव में आप पूछ भी सको क्वेश्चन अपने। चलिए, सबसे पहले आज है आपकी 28 अप्रैल, जिसमें हम लोग आज एक बहुत बड़ा जो सिलेबस होता है हम लोगों का, वही दो सिलेबस हमने स्टार्ट करा है। मॉर्निंग वाले बैच में हम लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी थी। अब इवनिंग वाले क्लास में हम लोग रिसर्च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ठीक, रिसर्च पढ़ेंगे आपकी। ठीक, रिसर्च पढ़ेंगे, जिसको शोध बोलते हैं हम लोग, शोध या अनुसंधान बोलते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने सुबह वाली क्लासेस में पूरी की पूरी चीजों को समझा व उसके बारे में देखा। ये बताओ, सभी को वीडियोस मिल गए हैं कि नहीं मिल गए हैं? दीपाली जी आप बताओ, वीडियो मिला? वीडियो को देखा आपने साइकोलॉजी वाला? बोले, आवाज आ रही? आधी देखिए सर। अभी आधी खत्म नहीं देखी है, हुआ। और वो उन्होंने दीपाली ने देखा? सर अभी देखूंगी, अब रात में टाइम मिला अब सब देखूंगी जो छूटा हाँ है। हाँ, एक घंटे 1.25 घंटे की क्लासेस हैं। अब क्लासेस ऐसी लंबी लंबी चलेंगी ना, तभी हम लोग कर पाएंगे आगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग रिसर्च तो के बारे में। चलाइए 2-2 घंटे की क्लास ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ठीक। जल्दी। अब क्या करेंगे, कल की डेट से आपको अभी से सब लोगों को बता देते हैं कि कल की डेट से आपको 8:30 बजे क्लास आपकी होगी, ठीक है? 8:30 बजे अभी, मतलब इवनिंग वाली जो क्लास होगी वो 8:30 बजे से होगी ना, तो थोड़ा सा समय मिलेगा हम लोग जी को। सर, वही ठीक रहेगा सर। हाँ, ताकि आप जिनको जो काम रहा करें वो काम अपना आप पहले से निपटा लेंगे, ठीक है? तो 8:30 बजे से जी लेंगे सर। तो थोड़ा सा समय हम लोग को मिलेगा पढ़ने को, ठीक। अब चलिए, सबसे पहले रिसर्च की बात करते हैं। तो रिसर्च की बात जब करते हैं तो रिसर्च होता क्या है, रिसर्च कौन सी बला का नाम है, आखिर इसकी बात हम लोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, शिक्षा में इसका क्या उपयोग होता है, सब चीजों के बारे में वन बाय वन सीक्वेंसली हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या करें, सीक्वेंस के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग रिसर्च की अगर बात करेंगे तो रिसर्च होता क्या है। रिसर्च के बारे में आप कह सकते हो री प्लस सर्च, मतलब जिसको पुनः सर्च किया जाए, मतलब क्या होता है, री और सर्च होता है आपका, ठीक है? ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है? री प्लस सर्च, री मतलब होता है पुनः, सर्च में खोज रहा है, मतलब कोई पहले से ऐसा नहीं कि आपको कोई नई चीज लेकर आनी, मतलब कोई एक नया लेकर आ, बल्कि जो पुरानी चीजें हो रही होंगी उसी में कुछ क्या छूट गया है, क्या कमियां रह गई हैं, उन सब चीजों को लेकर आने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इसके लिए एक लाइन बोली गई है, रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्या है? सबसे पहले साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है आपका, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक वैज्ञानिक अन्वेषण है। क्या है? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक अन्वेषण है आपका, ठीक। एक वैज्ञानिक अन्वेषण है जिसके माध्यम से हम लोग, जस्ट सेकंड रुकिए,
जस्ट आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रिसर्च की। रिसर्च होता क्या है? तो रिसर्च में सबसे पहले बताया गया री प्लस सर्च, मतलब किसी भी चीज को दोबारा खोजना, दोबारा उसके बारे में निकालना। अब दोबारा जब खोजेंगे करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने एक लाइन बोली है, रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ लाइफ, मतलब शोध जो होता है वैज्ञानिक अन्वेषण की एक कला है। ठीक है, पहला बोला। फिर उन्होंने बोला, जब इतनी चीजें बोल दी, फिर इसके बाद दूसरी लाइन बोलते हैं, कह रहे कि इट इज रिगार्डेड एज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। ठीक है, गेन टू न्यू नॉलेज, मतलब कि न्यू नॉलेज को पाने के लिए इन्होंने क्या बोला, सिस्टमैटिक एफर्ट्स करते हैं। क्या सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक एफर्ट का यूज करते हैं। ठीक, सिस्टमैटिक जब एफर्ट का यूज करते हैं, एफर्ट्स का यूज करते हैं, तब इनको क्या मिलता है, तब इनको मिलता है न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज यहाँ पर इनको मिलता है। लेकिन ये यहाँ पर इतनी चीजें यहाँ पर आपको बताई, लेकिन ये चीजें काफी कंप्लीट नहीं होती, इसमें और भी चीजें जोड़ने के लिए बात बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और भी चीजें क्या जोड़ने के मिलते हैं, इसमें कहते हैं कि इसमें जो है मुख्य रूप से एक क्वेश्चन खोजा जाता है। क्वेश्चन क्या रहता है, कहते हैं कि इसमें जो है ये देखा जाता है कि इसमें जब सिस्टमैटिक एफर्ट हम कर रहे हैं तो इसका कुल मिला के सीधा अर्थ होता है, जब नए चीजों को आप खोज रहे हैं तो यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर और समस्याओं का समाधान हम ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, फैक्ट्स, आंसर टू क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। ठीक है, क्या करते हैं, आंसर टू क्वेश्चन, आंसर टू क्वेश्चन। ठीक है, पहला आंसर टू क्वेश्चन है, दूसरा है आपका सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। ठीक, प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या कोई भी होता है, वो कोई ना कोई बड़ी चीज या कोई ना कोई रिसर्च कर कर ही आता है। रिसर्च का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु के बारे में हम लोग गहराई से अध्ययन करें, गहराई से उसके बारे में जाने, ताकि उसमें नए फैक्ट्स जो भी निकल के आ रहे हो उनको हम सब लोगों के सामने लेकर आने का प्रयास करें। ठीक है, इसीलिए इसमें बोला गया है कि इनोवेटिव हो। आपको जिसको हम लोग इनोवेटिव पहला बोलते हैं, क्या हो आपका एक पॉइंट, जैसे इनोवेटिव हो मतलब नवीन हो, क्या हो, नवीन हो, जिसको इनोवेटिव बोलते हैं। इनोवेटिव हो, ठीक है, पहला ये बोला। फिर दूसरा क्या बोलते हैं, पहला इन्होंने बोला कि इनोवेटिव मतलब इसमें कोई नई चीजें जोड़कर लेकर आए। फिर उन्होंने बोला कि मौलिक हो, आपका क्या हो, मौलिक हो, आपको 5 चीजें पता होंगी। मौलिक को फंडामेंटल जो हो, फंडामेंटल चीजें जो हो आपकी, मौलिक हो जो आपकी बेसिक चीजें हो। फिर इसके बाद इसमें क्या करते हैं, मौलिक होने साथ इसमें व्यावहारिक हो। व्यावहारिक को क्या बोलते हैं हम लोग, व्यावहारिक हो, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल हो। क्या हो, बिहेवियरल हो आपका। प्रैक्टिकली भी तो बोल सकते हैं इसको। बिहेवियरल हो आपका। बिहेवियरल के साथ फिर आपका नेक्स्ट आपका क्या हो, हाँ किसी ने क्या बोला, बोले सर ये व्यवहारिक को प्रैक्टिकली भी तो बोल सकते हैं ना, प्रैक्टिकली हो करके, प्रैक्टिकली हो आपको, वो ज्यादा इसमें अच्छा रहेगा। रिसर्च के रिगार्डिंग हमेशा बिहेवियरल यूज किया जाता प्रैक्टिकल वे है। में लेने के साथ फिर इसके बाद हम लेंगे उपयोगी हो आपका। क्या हो, उपयोगी हो। रिसर्च में हमेशा बिहेवियरल यूज किया जाता है क्योंकि रिसर्च को बाद में जनरलाइज किया जाता है।
ठीक, तो यहाँ पे उपयोगी, उपयोगी का मतलब जो आपका यूजफुल हो। इसमें हम आपने बोला कि अभी इसमें बिहेवियरल का यूज ज्यादा करते हैं, याद रखिएगा हम बिहेवियर का भी यूज करते हैं और प्रैक्टिकल वे में भी इसको लेकर यूज करते हैं, दोनों को ही लेकर यूज करते हैं। फिर आपका चौथा पॉइंट हमने बताया यूजफुल हो, और पांचवा पॉइंट किसी को याद है, बताओ पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट इसी बोर्ड में लिखा है, लेकिन पांचवा पॉइंट अभी हमने लिखा नहीं, बताओ किसी को पता है। भविष्यवाणी किया जाए, प्रेडिक्शन किया जा सकता है। प्रिडिक्शन तो लेंगे, हाँ। लेकिन इसमें वैज्ञानिकता की भी तो बात करेंगे, बिना सिस्टमेटिक लिए हम रिसर्च कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक। ठीक, वैज्ञानिक साइंटिफिक हुआ, साइंटिफिक वे में लेने की बात। तो ये 5 चीजें जरूरी है किसी भी रिसर्च में होने के लिए। किसी भी रिसर्च को बहुत बेहतरीन या बहुत अच्छा बताने के लिए हमारे पास ये 5 फैक्ट्स होने चाहिए। यदि ये अगर इन पांचों ये 5 चीजें हमारे पास होती हैं तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि रिसर्च और सर्च में अंतर क्या होता है, तो अंतर बस इतना होता है कि रिसर्च जो होता है एक सिस्टमैटिक वे में होता है, और सर्चिंग प्रोसीजर जो होता है वो सिस्टमैटिक वे में नहीं होता है। उनका कोई सिर पांव नहीं होता है, उनका जहां से मन होता है वहां से वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग पर्टिकुलर वे में चलेंगे। जब कभी करना हो तो सबसे पहले समस्या का चयन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। अब सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम के लिए, समस्या के चयन के लिए हम रिव्यू लिटरेचर करेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसमें उससे संबंधित साहित्यिक शोध पढ़ेंगे, साहित्यिक किताबें पढ़ेंगे, जितने प्रकार के भी हम लोग को स्रोत मिल सकते हैं उन सबका अध्ययन करते हैं। लेकिन सर्च में ऐसा कंडीशन नहीं होती है, सर्च में कोई नवीनता नहीं होती है। नवीन होगा कि नहीं होगा, हो सकता है कि सर्चिंग में करते करते वही चीज हम बार बार बना रहे हो और हमें पता चले बाद में अरे ये तो पहले ही कोई बना चुका है ना। तो ये सब चीजें होती है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बताएं। सर ये आंसर टू क्वेश्चन और सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ये क्या है? मतलब कि यहाँ पर आंसर टू क्वेश्चन जो कह रहा है कि इसमें जो खोज जो करे जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर निकाले जाते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नों के उत्तर निकाले जाते हैं और समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका अभी टॉपिक जो होगा, टॉपिक को हम टॉपिक कहते हैं, बल्कि वो प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, या तो फिर वो क्वेश्चन रहते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग प्रिडिक्शन के रूप में, हाइपोथेसिस के रूप में पहले से प्रिडिक्ट करते हैं, फिर बाद में जाके उसी को क्या करते हैं, निकालते हैं उसका। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन टू आंसर, मतलब आंसर टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं, फिर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम मतलब समस्याओं का समाधान खोजते हैं। ठीक है, जब इतनी पॉइंट्स हम लोग के माइंड में क्लियर हो जाएगी तो ये कहता है कि ये मुख्य रूप से एक पर्पसफुली प्रोग्राम है। कह सकते हैं इट इज ए पर्पसिव इन्वेस्टिगेशन। क्या हो जाएगा आपका, पर्पसिव इन्वेस्टिगेशन। पर्पसिव इन्वेस्टिगेशन मतलब उद्देश्यपूर्ण जांच होता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, अन्वेषण। अन्वेषण। हाँ, उद्देश्यपूर्ण अन्वेषण। जो लोग नए होंगे वो बहुत ही कायदे से केयरफुली पढ़ेंगे और पूछते भी जाएंगे यहाँ पर कि कोई भी मन में डाउट्स हो सकता है कि मेरे पास उत्तर ना हो, हम लोगों में से ही कोई एक बैठा हो उनके पास उत्तर हो, तो हम लोग सब मिलकर पढ़ रहे हैं ना। ऐसा नहीं केवल हम ही पढ़ा रहे, हो सकता है कि जो चीज हम नहीं बता पाए आप लोगों में से कोई एक लोग उठकर बताएगा हम लोगों को, तो हम लोग ऐसे कंटिन्यू वे में चलेंगे आगे। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक, चल, तो इतने पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग को क्लियर हुए। पहले बताओ इतने पॉइंट्स क्लियर हुए, माइंड में मेकअप हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शोध क्या होता है, तो आप बताएंगे पहले से। सनिग्धा जी आप म्यूट कर लें प्लीज।
चलो म्यूट है तब। तो यहाँ पर लिखिएगा, अब शोध क्या होता है आप बताएंगे। पहले से जो कार्य हो चुके हैं उसी में से जो जो क्षेत्र छूट जाते हैं उन क्षेत्रों को लेकर उन पे नई चीजें निकाल कर हम देते हैं। ठीक है, कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या वो हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है, क्या वो व्यावहारिक है कि नहीं है, क्या वो मौलिक है कि नहीं है, क्या वो नवीनता उसके अंदर है कि नहीं है, या फिर वैज्ञानिकता है कि नहीं। अगर इन सब की डेफिनेशन भी अगर आप करोगे, सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। कुछ लोग कहेंगे व्यावहारिक और उपयोगी एक ही होता है, तो व्यावहारिक और उपयोगी में डिफरेंस होता है। आप सब पांच के पांचों पॉइंट्स को फुल्ली बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये इतनी पॉइंट्स क्लियर हुए, सब बताओ सबको। हेलो, क्लियर हुआ। यहीं पर एक क्वेश्चन सहज ही एक क्वेश्चन मन में उड़ जाता है कि शोध के प्रतिपादक कौन है, रिसर्च के फाउंडर कौन है, बताओ किसी को पता हो फाउंडर कौन है इसके। गार्डन को कहेंगे क्या? हाँ बताओ इसके फाउंडर कौन है, एक गार्डन क्या नाम है? गार्डन को कह सकते हैं सर। थोड़ा तेज बोलिए। गाल्टन, मनोवैज्ञानिक गाल्टन। ना 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 ना, इनका इस पे जो नाम आता है J.N. राइस का नाम आता है। किसका नाम आता है? J.N. राइस का नाम आता है। हाँ, और इसका सन भी है 1879, सॉरी 1897 है आपका, 1897 है आपका। ठीक है, 1897 में शोध की बात जो है सबसे पहले J.N. राइस ने करी थी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इतना बताया था। तो यहाँ पर लगभग हम लोगों ने एक पॉइंट तो क्लियर पॉइंट कर लिया है कि क्या होगा इसमें। चलो सबसे पहले यहाँ पर सोनाली है, सोनाली बताओ रिसर्च क्या होता है। रिसर्च की एक सीधी परिभाषा अगर आपसे पूछी जाएगी, ऐसे इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए शोध क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, बताओ। सर, रिसर्च एंड आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, या बोल सकते हैं सर पर्पसिव इन्वेस्टिगेशन है। और सर ये एक सिस्टेमेटिक वे में हम लोग इसमें वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टेमेटिक होता है सर ये। दीपाली बताइए, बताइए आवाज आ रही कि मैथ्स में है? अच्छा, क्या बताना है सर? ये रिसर्च क्या होता है? सर रिसर्च एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, जैसे जो हमें नए तथ्यों सत्यों का प्रतिपादन करने में मदद करती है। जैसे हम कुछ नया उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ इनोवेटिव चीजें खोजते हैं, हमारे मिसकंसेप्शंस को दूर करती है, जो एरर्स होती हैं उनको दूर करती है। बिल्कुल, रिसर्च का मतलब होता है किसी भी एक विषय वस्तु को लेकर, किसी एक टॉपिक को लेकर उसकी समस्याओं का हम समाधान ढूंढते हैं, उनके प्रश्नों का हम उत्तर ढूंढते हैं। ठीक है, मेन अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो इंटरव्यू में सबसे बेहतरीन लाइन ये होगी कि जैसा सोनाली ने बताया कि यह एक वैज्ञानिक अन्वेषण मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, जिसके माध्यम से हम आंसर मतलब प्रश्नों के उत्तर और समस्याओं का समाधान खोजते हैं। ठीक, ये लाइन बहुत बेहतर होगी किसी को भी समझाने के लिए या बताने के लिए। क्लियर, ये पॉइंट बताओ सबको। जी सर। सैलरी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, क्योंकि उनके लिए ये नया पोर्शन है पूरा का पूरा ना, और उनको जो नए हैं उनको थोड़ा सा समझ में अगर नहीं आएगा तो आप लोग बीच में पूछते रहिएगा, नहीं पूछोगे तो हमें लगेगा आपको समझ में आ रहा है और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं है, समय हमारे पास भले कम हो लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे कि दोबारा कभी उसमें फंसने का मौका ना मिले हम लोगों को। ठीक, इतने पॉइंट्स हो गए। फिर क्या कहता है कि रिसर्च, हाँ बोले। सर मुझे एक पॉइंट बता दें, वो हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है, ये फंडामेंटल का। फंडामेंटल का भी फंडामेंटल रिसर्च आएगा। अभी फंडामेंटल का मतलब होता है अभी आगे कि है। हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है कुछ और?
सर वही बोल रहे हैं कि अभी आगे हाँ, एक ये एक लोग फर्स्ट बोलो, है, एक एक इंट्रोडक्शन लोग है। बताओ तो जिससे समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी को भी समझाना हो तो एक एग्जाम्पल दोगे तो आप समझाएंगे। चलो बताओ एक लोग कोई भी। सर फंडामेंटल रिसर्च ये होती है कि जिससे हम रिसर्च नहीं, केवल सिद्धांतों को खोजते हैं। फंडामेंटल पूछा उन्होंने, रिसर्च मत जोड़े उसमें। फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक, कोई चीज का सिर्फ एक जो है थ्योरी किसी चीज की ढूंढ लेना, वो अप्लाई कहीं कर रहा है नहीं कर रहा उससे मतलब नहीं, सिर्फ एक थ्योरी बना देना, प्रतिपादन कर देना, फंडामेंटल बेसिक चीज और ढूंढना। लोग बताओ भाई जरा, फंडामेंटल की कंडीशन या मौलिक की बात बताओ। मौलिक हम वर्ड यूज करते हैं ना, मौलिक। मौलिक का मतलब होता है जो हमारा हो, किसी और ने उसको ना बनाया हो। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल वो जो हमारा राइट्स है सर, ये मौलिक तो ओरिजिनलिटी हो गया ना चीज का। हाँ सुनिए, हम ओरिजिनलिटी बताते हो हैं। गई। सबसे पहले किसी भी वर्ड्स की मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले मौलिक, मौलिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो स्वयं के द्वारा बनाया गया हो, स्वयं के लिए बनाया गया हो। मौलिक को किसी और से हमने चोरी करके ना ली हो। तो रिसर्च में जब कभी हम फंडामेंटल या मौलिक की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि शोध में 10% से ज्यादा आप किसी की नकल नहीं मारेंगे, कोई चोरी नहीं करेंगे। तो ये फंडामेंटल, ये मौलिक चीजों के लिए ही तो है। मौलिक का मतलब होता है कि खुद से कोई चीज बनाए तो उसको हम मौलिक कहते हैं। ठीक, स्वयं से किसी भी चीज को हम बनाएंगे, डेफिनेशन एक लिखेंगे ना, डेफिनेशन सब राइटर्स ने अलग अलग दिए। तो वो जैसे स्वामी विवेकानंद जी अपनी डेफिनेशन दिए तो वो उनकी मौलिक है ना, उन्होंने किसी से लिया थोड़ी है, किसी से खोजा थोड़ी है, वो स्वयं के द्वारा उन्होंने दिया। स्वयं के द्वारा दिया तो उसको मौलिक बोलते हैं या फंडामेंटल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को हम सबके साथ जो, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज आपने बोल दिया, तो ये मौलिक अधिकार जो होते हैं ये स्वयं के लिए होते हैं ना, सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने सबको एक समान मानव, मतलब फंडामेंटल जो मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, तो मानव के मौलिक अधिकार की बात करते हैं जिसमें मानव में सब लोग आ जाते हैं। क्लियर? जी जी सर, थैंक यू। चल ठीक, तो ये पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हुए। अब यहाँ पर ये भी आपको पता है कि रिसर्च को हम सिस्टमेटिक वे में करते हैं और चरणबद्ध करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को लेकर आते हैं। यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है सभी प्रोसेस को वन बाय वन हम लोग लेकर आते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट्स क्लियर हुए। अब इसके बाद आता है कि इसके फीचर्स क्या होंगे। इसके फीचर्स को भी अगर हम पढ़ेंगे तो फीचर्स में इसके दृष्टिकोणों को देखने, मतलब इनके अप्रोचेस को हम लोग देखते हैं कि इसके इसके जो अप्रोचेस होते हैं कैसे होंगे, वो सिस्टमैटिक होंगे। कैसे होंगे? सिस्टमैटिक वे में ही पूरी की पूरी रिसर्च की कहानी चलेगी। सिस्टमैटिक से हटकर कोई बात ही नहीं करेगा हम लोगों से। ठीक है, अब यहाँ पर जब इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी तो जैसे सुबह हम लोगों ने डिस्कस किया था साइकोलॉजी के बारे में, तो सबसे पहले हमने साइकोलॉजी पढ़ी, फिर उसके बाद हम लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी थी। वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर रिसर्च की कहानी पूरी सुन ली है। अब एजुकेशनल रिसर्च पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले सैलवी हम लोगों को रिसर्च की परिभाषा बताएंगी या बताएंगे कि रिसर्च होता क्या है। बताओ सैलवी। आवाज आ रही है? शैलवी को मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज तो आ रही, उनकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, हम लोगों के पास नहीं आ रही। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, आ गई आवाज, बोलिए। रिसर्च के बारे में सर, रिसर्च सर जो पुरानी चीजें होती हैं, हम लोग पुरानी चीजों में कुछ नया बदलाव करते हैं। हाँ ठीक है, नया बदलाव करते हैं तो बद- उसे ही हम रिसर्च कहते उसे हैं। ही हम जैसे कल रिसर्च हमने करते एक डेफिनेशन कल या परसों बताया था कि गुरु, मतलब कि एक कोई टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप की बात हम लोग पढ़ते हैं। तो पुराने समय से हम लोग पढ़ते चले आ रहे पिता पुत्री, तो ये कंडीशन है। लेकिन नए रिसर्च से अगर हम देखेंगे, शोध से देखेंगे, पुरानी अवधारणाओं को खत्म करने का प्रयास करेंगे, तो पुरानी अवधारणाओं को खत्म करने का केवल एक माध्यम है रिसर्च, कि आप उस पर रिसर्च करें। जब रिसर्च करते हैं तो सही और गलत का आपके सामने, आपकी आंखों के सामने वो चीजें आती हैं।
तो वही बताने का प्रयास करता है हमारा रिसर्च। रिसर्च क्या करता है, पुरानी अवधारणाओं में जो कमियां हैं पूरी की पूरी पुरानी चीजों को नहीं हटाता है, बल्कि पुरानी चीजों में जो जो कमियां होती हैं उन कमियों को हटाकर दूर करता है और उनको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, प्रेजेंट टाइम में कैसे हम उसको अप्लाई कर सके अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियरल स्टाइल में, तो वो चीजें बताने का प्रयास करता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब चलते एजुकेशनल रिसर्च पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको साफ करें, इसको साफ करें, जी लोग सर। बोलो। जी ठीक है, सब लोग नोट करते रहिएगा ना, नोट नहीं करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, और नोट करते रहेंगे, बहुत कायदे से नोट करिएगा, ठीक है, ताकि ये आपको एग्जाम में जब आप बैठोगे तो एग्जाम में बैठने से पहले की पॉइंट्स आप देख ले जाओगे तो आपका पूरा का पूरा हैंडल हो जाएगा सब कुछ। अब हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल रिसर्च की। तो एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, तो एजुकेशनल रिसर्च को हम बताएंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनुसंधान होता है तो उसको हम शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं, एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। क्या कहेंगे, एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च की बात करेंगे। एजुकेशनल रिसर्च होता क्या, शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है, इसकी मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे तो कहेंगे एजुकेशनल रिसर्च रिफर्स टू ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग of the educational process generally with a view in improving its efficiency। ठीक है, क्या कहता है कि शैक्षिक अनुसंधान जो होता है इसका अर्थ बिल्कुल साफ सुथरा है कि बेहतर तरीके से समझ हासिल करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास किया जाता है। क्या होता है, बेहतर मतलब अंडरस्टैंडिंग of the educational process generally with a view in improving its efficiency। इसमें क्या कहता है कि इसमें शैक्षिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें आम तौर पर उसमें जो भी कमियां होती हैं उनको सुधार करने के लिए उसमें शैक्षिक प्रक्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं। इसमें कुल मिला के वैज्ञानिक विधियों के द्वारा शैक्षिक समस्याओं को हम दूर करते हैं। क्या कहेंगे, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब कि हम अध्ययन करते हैं किसका, वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से शैक्षिक समस्याओं को दूर करने का हम लोग अध्ययन करते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे ग्रो किया जाए। अगर आपका एजुकेशन पॉलिसी बनती है तो एजुकेशन पॉलिसी के लिए जाहिर सी बात है एजुकेशनल रिसर्च का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया। एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो किस अनुसंधान या किस रिसर्च के टाइप को यूज करते हैं। तो बताओ, किसी को पता हो, तब से हम आगे बढ़ते हैं, जिसको पता हो बताओ। क्वेश्चन क्या था फिर से? क्वेश्चन ये है कि जब एजुकेशन पॉलिसी बनती है तो रिसर्च के किस टाइप को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। एक्शन रिसर्च सर, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च तो केवल क्लास सर एक्शन रिसर्च नहीं सर फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल कैसे हो सकता है, अप्लाइड रिसर्च होगा, बड़े लेवल पे अप्लाइड, ये सोचिए छोटे लेवल पे ये सोचना है हमें कि किसके सबसे ज्यादा पार्ट होते हैं। जैसे आपने एक्शन रिसर्च बोला तो ठीक है, एक्शन रिसर्च तो होता है, वो अलग बात है, वो एक क्लासरूम में यूज। अब याद आपने बोला, अब यहाँ पर जिसको पता है अच्छे तरीके से कि एक्शन रिसर्च को मात्र क्लासरूम में ही यूज करना ज्यादा बेटर होता है तो वहां पर पॉलिसी में तो यूज करा ही नहीं जाएगा। अब बताओ, अप्लाइड रिसर्च इसीलिए बोला ना, एक्शन नहीं होगा क्योंकि एक्शन छोटे पैमाने। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है पॉलिसीज को बनाने के लिए। क्यों,
क्योंकि उसमें फील्ड स्टडी भी करते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो भी करते हैं, ठीक है। और दो कौन से हैं, और दो भी करे जाते हैं, सर्वे भी उसमें किया जाता है। सर्वे के साथ साथ एक और किया जाता है, एक और नाम क्या है, क्या नाम है बताओ। सर केस स्टडी। नहीं, केस स्टडी देखिए, सर्वे करते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो करते हैं और केस स्टडी भी करते हैं, बिल्कुल, व्यक्ति अध्ययन। तो इन सब चारों का मिलाकर जब देखा जाता है तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है उसको मैंने जो है एसपी गुप्ता सर की किताब में पढ़ा था कि उसमें साफ साफ लाइन ये लिखी थी कि शैक्षिक नीतियों को बनाने में सबसे ज्यादा प्रयोग वर्णनात्मक शोध का किया जाता है, ठीक है। तो ये लाइन मुझे उस समय क्यों, क्योंकि ये स्पेशली सबसे अलग मिला था, तो वो याद है। और ये पढ़ा था मैंने सन 2017 में, जब एक क्वेश्चन फंसा था, तब उस क्वेश्चन के लिए मैंने उस किताब को उठाया था, उस किताब में मुझे मिला था वो पढ़ने को, ठीक। तो ऐसी चीजें थी जो कि याद हो रह जाती हैं। अब यहाँ पे एजुकेशनल रिसर्च की बात करें तो इसमें और भी चीजें हम देखते हैं, और चीजें हम लोग को क्या मिलेंगी कि एजुकेशनल रिसर्च का हम प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो चलो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके सर, हाँ बोले। सर एजुकेशनल रिसर्च का जो डेफिनेशन आप बोले थे, एक बार बोल दे फिर से हिंदी में। एजुकेशनल रिसर्च की डेफिनेशन बोल दें, क्या बोला था मैंने, जी सर। लिखो। उसमें मैंने बोला था कि शैक्षिक अनुसंधान जो होता है वह शैक्षिक प्रक्रियाओं को बेहतर समझ हासिल करने का एक व्यवस्थित प्रयास करता है। शैक्षिक अनुसंधान शैक्षिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया देता है, ठीक है, जिसमें उसकी क्षमताओं का सुधार किया जाता है, ठीक है। सर फिर से और एक बार, शैक्षिक अनुसंधान, हाँ, शैक्षिक अनुसंधान शैक्षिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसमें क्षमता में सुधार किया जाता है, जी सर, हो गया। ठीक, हो गया। अब इसमें देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, ये करता क्या है, फीचर्स में सबकी विशेषताएं क्या क्या होंगी इनकी, फीचर्स में देख लो, ठीक है। फीचर्स में देखिए, याद रखिएगा, किसी भी यहाँ पर जितने लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ाते समय पूछ सकते हैं, इसलिए सब लोग सजग होकर बैठिएगा, चेतन अवस्था में होकर बैठिएगा, कॉन्शियस होकर बैठना है हम लोग को, ठीक। फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फीचर्स में क्या होगा आपका कि इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, सबसे पहले इसकी क्या होती है फीचर्स में, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक। इसकी विशेषता क्या हो, शैक्षिक अनुसंधान की सबसे पहली विशेषता होती है कि समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है, ठीक है। फिर इसमें और क्या होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जनरलाइजेशन होता है, इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत से आपके इसमें फीचर्स मिल जाएंगे पढ़ने को। जैसे इसमें क्या कहता है, आइडेंटिफाई ट्रूथ रिगार्डिंग इनरोलमेंट, मतलब नामांकन के लिए इसमें
सही चीजों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें कार्य प्रणाली जैसी होती है, तो कार्य प्रणाली कैसे काम करती है उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें लाइन जो लिखी वो लाइनें हम पढ़ते हैं जिससे आपको सर समझ नोट आएगा। करा दें। हाँ, इसमें कहता है कि सर नोट करा। टू आइडेंटिफाई रिगार्डिंग इनरोलमेंट रिट्रेशन। तो ये सब वही फीचर में आएगा या यही सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम में आएगा? सबसे पहले इसे फीचर्स में हम बना देते हैं ग्राफ, सबसे सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा आपका क्या आएगा, दूसरे में आपसे कह रहा है इंपीरिकल। इंपीरिकल मींस क्या होता है बताओ? इंपीरिकल मींस अनुभवजन। अनुभवजन। इंपीरिकल मींस में अनुभवजन्य। अनुभवजन्य होता है, इंपीरिकल हो गया। इंपीरिकल के साथ एविडेंस इसमें होता है। ठीक है, इंपीरिकल के साथ इंपीरिकल एविडेंस एक साथ जोड़ेंगे, इंपीरिकल एविडेंस। ठीक है, इंपीरिकल एविडेंस एक साथ जोड़ेंगे। एविडेंस मींस क्या होता है? प्रमाण। ठीक है, एविडेंस में जो होता है, जो साक्ष्य होता है, जिसको बोलते हैं साक्ष्य बोलते हैं ना, एविडेंस का मतलब साक्ष्य। फिर इसके अलावा क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके, क्या होते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या कहता है एजुकेशनल रिसर्च अटेम्प्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। शैक्षिक अनुसंधान एक समस्या को हल करने का प्रयास करता है, पहले पॉइंट। फिर दूसरे में क्या कहता है इट इन्वॉल्व गैदरिंग न्यू डेटा। कहता है ना, इट इन्वॉल्व गैदरिंग न्यू डेटा फ्रॉम प्राइमरी और फर्स्ट हैंड सोर्स और यूजिंग एक्सट्रैक्टिंग डाटा फॉर अ न्यू पर्पस। मतलब इसमें प्राथमिक या प्रत्यक्ष स्रोतों से नया डेटा एकत्र करना या मौजूद रूप में जो मिलता है डेटे का उपयोग करना शामिल होता है, एक नए उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए, नए उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये होता है। ठीक है, ये हो जाता है, दूसरे पॉइंट पे हो गया आपका। फिर इसके बाद और क्या कहता है, इसमें कहता है एक्सपीरियंस, कहता है कि इट ऑब्जर्व अपॉन, कहता है इट बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और इंपीरिकल एविडेंस। ठीक है, इंपीरिकल एविडेंस आपको कहां बताया था, यहाँ पर। ठीक है, इंपीरिकल एविडेंस कहां बताया था, ये है आपका इंपीरिकल एविडेंस के बारे में बताया था। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से जो भी चीजें मिलती है, कहता है कि यह देखने योग्य या अनुभव करने योग्य या अनुभव जन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, या सटीक मांग मतलब एक्यूरेट। कहता है कि इट डिमांड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन, यह सटीक मांग करता है अवलोकन और विवरण के लिए। ठीक है, सटीक रूप से कहते हैं ना, एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सटीक, कि उससे ना तो कम बैठे ना तो ज्यादा बैठे, तो एक्यूरेट की बात करते हैं। फिर इसमें कहता है कि इट एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल और थ्योरीज दैट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्रेडिक्शन एंड और कंट्रोल। ठीक है, प्रेडिक्शन और कंट्रोल की बात करता है। तो यहाँ पर इतनी कह रहा है कि यह सामान्यीकरण करने के लिए या सिद्धांतों के विकास पर जोर देता है, जो मदद करता है किस पर, भविष्यवाणी पर। प्रेडिक्शन हम लोगों ने पढ़ा ना, भविष्यवाणी पर या किसी पर नियंत्रण करने के लिए पहले से ही बताता है कि किसी पर कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या क्या काम हम लोगों को और आप लोगों को करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीजें बताता है इसमें आपको। क्लियर है, बताओ ये पॉइंट, इतनी चीजें क्लियर है सबको, इतने पॉइंट्स? सर है ना, यहाँ पर ये चीजें हो गई। तो यहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं, पर्पस भी होते हैं, आपको बहुत सी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या आता है, इसमें फिर इसके बाद आपका साइंटिफिक मेथड आपका आएगा ना, क्या आपका आएगा इसके बाद, शैक्षिक अनुसंधान के उद्देश्य भी हम लोग देख लिए। इसमें आईसीटी के माध्यम से भी हम इसका दायरा बढ़ता है बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें लिमिटेशंस भी हम लोग को पढ़ने को मिलती है ना, लिमिटेशन क्या होता है,
सिलेबस कहाँ है, सिलेबस देखिए जरा, सिलेबस में आपका क्या है, सिलेबस में देखिए जरा, सिलेबस में आपका शैक्षिक शोध का अर्थ है, विषय क्षेत्र है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है तथा चरण है, वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण है, फिर वैज्ञानिक पद्धति से रिलेटेड ही हम लोगों को टॉपिक डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक पद्धति हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद लिमिटेशन, पहले समझ ले लिमिटेशन होता क्या है, बताओ लिमिटेशन क्या होता है, जिसको बोलते हैं सीमा। ठीक है, क्या बोलते हैं, सीमाएं या सीमा। अब बताओ ये सीमा क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है, लिमिट क्या होती है, बताओ। सर मेजरमेंट प्रॉब्लम्स होगा सर, एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो हम लोग फील्ड में करते हैं, जैसे लेबोरेटरी वाला को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट फील्ड में करते हैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो डिफिकल्टी आती है सर। फिर कोई रिसर्च को एक टाइम पे दोबारा फिर उसी मोड पे करना मुश्किल होता है सर, मतलब रिपीट करना मुश्किल होता है, रेप्लिकेशन। फिर सर ऑब्जर्वेशन में कभी कभी डिफिकल्टीज होती हैं, जैसा हमको सैंपल चाहिए वैसा मिल नहीं पाता। हाँ, और सर तो सब्जेक्ट मैटर में भी इसमें कभी क्या कभी क्या प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी आती होती है सर। है, जैसे लिमिटेशंस होती हैं, सबसे पहले कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब विषय वस्तु की जटिलता होती है सबसे पहले। दूसरा आप बोलते हैं डिफिकल्टीज इन ऑब्जर्वेशन, मतलब अवलोकन में जो कठिनाइयां होती हैं। फिर इसके नेक्स्ट आता है डिफिकल्टीज इन रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मींस प्रतिकृति में जो कठिनाइयां आती है, रेप्लिकेशन। फिर जैसे आपने बोला कि कंट्रोल करने के लिए कि कोई भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल को कंट्रोल करने में काफी समस्याएं मिलती हैं। या फिर आपका मेजरमेंट है, मेजरमेंट के प्रॉब्लम्स यहाँ पर मिलती हैं, तो वो सब लिमिटेशन है इनकी। क्या है लिमिटेशन का मतलब होता है रुकावटें, कि इस, अगर आपसे कहा जाए कि इस सीमा के बाहर नहीं जाना है, इस सीमा के बाहर जाएंगे तो आपका रिसर्च खराब हो जाएगा, आपका रिसर्च अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका रिसर्च अच्छा नहीं माना जाएगा, इन्होंने ये बताया इसमें। क्लियर, इसको सीमांकन भी तो कहेंगे ना सर, सीमांकन उन्होंने हमने सीमित दायरा सीमित कर दिया कि इसी में आपको रिसर्च वर्क करना है। हाँ, एक दायरा, बिल्कुल सही बोला, कह दिया कि इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाना है, अब इस क्षेत्र के अंदर ही घूमकर आपको पूरा का पूरा अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करना है। तो सर मतलब इसका ये होगा ना कि एक निश्चित सीमा के अंदर ही रह के अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि हम एक निश्चित सीमा के अंतर्गत रहकर ही हम उसी को काम को अपने कंप्लीट करें। ठीक, अब हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथड की। ठीक है, वैज्ञानिक विधि क्या है, वैज्ञानिक विधि के स्टेप भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना हम लोगों से, तो वैज्ञानिक विधि के स्टेप्स भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक विधि के स्टेप पढ़ेंगे, फिर इसके प्रकार दिए गए हैं वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, साइंटिफिक मेथड की जब हम बात करेंगे, साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले क्या आएगा, साइंटिफिक मेथड। ठीक, साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं तो साइंटिफिक मेथड में कहता है कि साइंटिफिक मेथड आर डिफाइंड एज कंट्रोल्ड सिस्टमैटिक, लिखते हैं कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड फिर सिस्टमैटिक, कंट्रोल होगा, सिस्टमैटिक होगा, आपका इन्वेस्टिगेशंस होंगे इसमें। ठीक है, क्या होगा इसमें, कहेगा कि साइंटिफिक मेथड आर डिफाइंड एज कंट्रोल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन that are rooted in objective reality and that aim to develop general knowledge about nature phenomenon। ठीक है, कहता है कि वैज्ञानिक विधियों को नियंत्रित करने, व्यवस्थित करने, उनके जांच के रूप में परिभाषित किया गया है जो वस्तुनिष्ठ वास्तविकता में निहित होते हैं और जिसका उद्देश्य मात्र
प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सामान्य ज्ञान विकसित करना होता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान विकसित करना होता है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर होगी, सिस्टमैटिक पावर इनके पास इन्होंने बोला है। ठीक है, इतने पॉइंट बोलते हैं। फिर इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि यह जो है वैज्ञानिक ज्ञान के निर्माण के लिए, क्या कह रहा, यह वैज्ञानिक ज्ञान के निर्माण के लिए तकनीकों के एक मानकीकृत सेट को संदर्भित करता है। कैसे, जैसे मान लो कि एक वैध अवलोकन, जो सही अवलोकन, जो वैध अवलोकन है, अवलोकन कैसे करें, उसके परिणामों की व्याख्या कैसे करें और उनके परिणामों को कैसे सामान्य रूप में लागू करें, इन सब को बताने का जो कार्य करता है वो साइंटिफिक मेथड करता है। कहेंगे इट रिफर्स टू ए स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ technique for building scientific knowledge such as how to make valid observation, how to interpret result and how to generalize those result। इन सब चीजों को बताने का प्रयास यहाँ पर करते हैं हम लोग। क्लियर है, साइंटिफिक मेथड में ये पॉइंट्स क्लियर आए, समझ में आए, बताओ सभी को। सर पूरा नहीं आया समझ में। पूरा नहीं आया, थोड़ा सा आया। जी सर, ऊपर ऊपर से निकल गया। अच्छा, ऊपर ऊपर से निकल गया। चलो और प्रयास करते हैं और अच्छे तरीके से बताने का। तो कुल मिलाकर साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है, वैज्ञानिक विधि का मतलब होता है, किसी भी चीज को हम लोग करने जाएंगे तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, कंट्रोल करना सीखेंगे। मान लो बाइक चलाने जा रहे हैं, बाइक चलाने से पहले अगर हमने उसका एक्सीलेटर ज्यादा ले लिया तो क्या होगी, हमारी गाड़ी आगे भाग जाएगी और हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो उन्होंने कहा रुको, ठहरो, सबसे पहले कंट्रोल करो। अब उन्होंने कहा कि कंट्रोल आपने कर तो लिया, लेकिन कैसे करें ये पूछा। उन्होंने कहा कि इसका एक सिस्टम होता है, इसका एक व्यवस्थित क्रम होता है। तो उन्होंने कहा बताओ कैसा क्रम होता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप गाड़ी को स्टार्ट कर लो, स्टार्ट करने से पहले आप तो पहला गियर ले, पहला गियर लेने के बाद धीरे धीरे आप उसको छोड़ो। अगर अचानक से छोड़ दोगे तो क्या होगा, आप धड़ाम से आगे चले जाओगे। तो सबसे पहले कंट्रोल करना है आपकी क्लच पे। फिर कहा कि कंट्रोल में सिस्टम से धीरे धीरे छोड़ना है। जब कहें कि भाई साहब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कंट्रोलिंग भी कह रहे हो, सिस्टमैटिक भी कह रहे हो, कहीं ठहरो, इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। कैसा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करिए, व्यवस्थित जांच करिए, अन्वेषण करिए। तो जब ऐसी चीजों को करने के लिए हम करते हैं तो वो एक वैज्ञानिक विधि कहलाती है। क्या कहलाती है, वैज्ञानिक विधि। कि सबसे पहले कंट्रोल सीखो, अपने आप में नियंत्रण रखो कि नहीं हम चलाना एक दिन आराम से सीख जाएंगे। अब ये चाहो कि हम एक ही दिन में जो है राजा बन जाए या एक ही दिन में ज्ञानी बन जाए, तो ये असंभव है। अगर कोई पेड़ भी लगाते हैं तो वो भी एक प्रक्रियाओं के माध्यम से, प्राकृतिक जो नियम होते हैं उन्हीं को फॉलो करके वो आगे बढ़ता है, ना कि प्रकृति के नियमों को तोड़कर वो बड़ा एक ही दिन में बड़ा हो जाता है। मतलब अभी लगाया, 1 घंटे तक बड़ा होके एकदम छाए, पूरा का पूरा छाए देने लगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार वैज्ञानिक विधि में बताते हैं कि किसी भी चीज को आपको करना है तो सबसे पहले आप कंट्रोलिंग पावर सीखिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करिए, फिर उसमें जो भी ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस को फॉलो करिए। जिसमें कह रहा है कि द साइंटिफिक मेथड इज ए प्रोसेस used by scientific study scientists to study the world around them. It can also be used to test whether any statement is accurate। ठीक है, वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में भी इसमें बताता है। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो ज्ञान हमें देता है वो वैज्ञानिक विधि के माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं। जैसे मौसम विभाग की आपको जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती है, कि वो तो मौसम विभाग की जो जानकारी मिलती है वो वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से ही हम लोगों को मिलती है। यहाँ पर क्लियर है, बताओ
थोड़ा सा समझ में आया? जी सर। अभी एक बार और पढ़ेंगे हाँ। तो और समझ में आएगा हम लोग की। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, इनकी विशेषताओं के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो इनकी विशेषताओं में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। ऑब्जर्वेशन कैसा होगा, नेचुरल फेनोमिनन के आधार पर होगा। ये कहते हैं कि वे व्यवस्थित प्रक्रियाएं हैं जो वैज्ञानिक बाहरी कारकों को नियंत्रित करता है। अब किसको नियंत्रण में रखना है, जो बाहरी कारक है जो परेशान करते हैं हम लोग को प्रक्रियाओं में चलने में। अगर आप एक विद्यालय में हो तो एक विद्यालय में रहने के साथ साथ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो उन समस्याओं को रोकने के लिए आपको क्या करना हो, तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताता है कि आप अपने समय पर जाओ, अपना काम समय पर करो, कोई आपको कुछ कह रहे हैं, इसके बावजूद भी तमाम समस्याएं हम लोग को देखने को मिलती है। फिर इसमें कहता है कि देयर फाइंडिंग आर बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल एविडेंस। मतलब इसमें कहता है कि फाइंडिंग कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि देयर फाइंडिंग आर बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल एविडेंस, मतलब कि अनुभवजन्य जो साक्ष्य होते हैं, जो प्रमाण होते हैं, उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये किसमें, वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड में ही बता रहा है। क्या बता रहा है, कह रहा है कि देयर फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल एविडेंस, मतलब अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पे, अनुभवजन्य प्रमाण के आधार पर हम किसी भी चीज का निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे हम लोग ने न्याय फिलॉसफी में पढ़ा था ना कि जहां जहां आग लगती है वहां वहां धुआं निकलेगा, उसके लिए आज हमने प्रतिज्ञा, उपमा और उदाहरण और उपनय भी आया था, उपनय बताया था मैंने, और निष्कर्ष या निगमन भी बताया था। उसमें जो 5 स्टेप थे, आज का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो उस क्वेश्चन पेपर में जो 5 स्टेप दिए गए हैं, 5 के 5 स्टेप में से आपके क्वेश्चन उसी में से बन के आए थे, तो उसको भी जरूर देखोगे तो समझ में जरूर आएगा आपको, है ना। तो यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग के माइंड में बैठने चाहिए कि इस बार उपनय पूछा है तो हो सकता है उन 4 में से कहीं ना कहीं घुमाकर पूछे ही पूछे। तो ऐसी चीजें पकड़ के रखना है जो हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर हुई, बताओ सभी को। जी सर। ठीक, इतनी चीजें। फिर इसमें एक पॉइंट और आता है जो लिखना बहुत जरूरी है। इसमें कहते हैं साइंटिफिक मेथड आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस और हाइपोथेसिस। ये किस पर बेस्ड होते हैं, बेस्ड assumptions और hypothesis। हाइपोथेसिस होता है, ठीक है आपका, ये इतना होता है आपका कि ये पूरा का पूरा, कहते हैं कि ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है, वैज्ञानिक विधियां या मान्यताएं जो होती हैं ये परिकल्पनाओं पर आधारित होती हैं, और ये मुख्य रूप से कहते हैं कि दे आर बेसिकली कंडक्टेड टू डेवलप और टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, क्या कहता है, टेस्ट हाइपोथेसिस, मतलब कि ये कहता है कि ये परिकल्पना का विकास या परीक्षण करते हैं, कंडक्ट करते हैं इसके हाइपोथेसिस को इसको जांचते हैं, परखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। इतने पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पर। तो बताओ इतने पॉइंट्स क्लियर हुए साइंटिफिक मेथड के। अब एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में इसके स्टेप आते हैं सेट करने के लिए। क्या आता है एग्जाम में, इसके स्टेप्स आते हैं सेट करने के लिए। तो इनके स्टेप्स कितने होंगे बताओ। पता है साइंटिफिक मेथड के स्टेप? 7 सर। स्टेप्स बताओ जरा। स्टेप में सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? समस्या की पहचान करना। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक। हिंदी में क्या लिखेंगे? समस्या की पहचान करना। फिर सेकेंड नंबर पे क्या आएगा?
Formulate a question. हाँ, सेकंड नंबर पर आएगा फॉर्मुलेट ए क्वेश्चन। हिंदी में भी लिखते हैं क्या? ठीक, समस्या जी, की पहचान। दूसरा पॉइंट होगा फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन, एक प्रश्न तैयार करना। प्रश्न तैयार करना होगा। फिर तीसरे पॉइंट पे क्या आता है आपका? तीसरे पॉइंट पे आता है ये फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस आता है आपका। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना का निर्माण आता है। फिर चौथा पॉइंट क्या होता है? चौथे पॉइंट में कहता है कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस। ठीक है, क्या लिखेंगे? कंडक्ट एन, क्या लिखेंगे? कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट Conduct an experiment to test your hypothesis. कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट To test your your hypothesis. योर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आएगा, ठीक है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग करना। क्या लिखेंगे? अपनी, ठीक है, अपनी परिकल्पना, अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग करना। ठीक, ये चार हो गए। फिर इसके बाद और भी स्टेप इसके हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पांचवें नंबर पे क्या आपका आएगा? पांचवें नंबर पे आपका आता है एनालाइज डाटा। क्या आता है? एनालाइज डेटा की बात करते हैं। एनालाइज डेटा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंकड़ों का विश्लेषण। क्या है? आंकड़ों का विश्लेषण होता है। फिर नंबर 6 पर क्या होता है? नंबर 6 पर आपका होता है ड्रॉ कंक्लूजन। क्या होता है? ड्रॉ कंक्लूजन मतलब परिणाम निकालना। परिणाम निकालना होता है। नंबर 7 जो होता है, नंबर 7 क्या होता है? कम्युनिकेट रिजल्ट। क्या होता है? कम्युनिकेट रिजल्ट। जी सर। कम्युनिकेट रिजल्ट्स होते हैं आपके। तो क्या होता है? परिणामों का क्या करना है? कम्युनिकेट रिजल्ट को बताना है, संचारित करना होता है आपको। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जैसे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम में क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रॉब्लम लेंगे, पी हो जाएगा। फिर फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन, पी के बाद क्यू आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन के बाद हाइपोथेसिस आ जाएगी। हाइपोथेसिस के बाद कंडक्ट एंड एक्सपीरियंस टू योर हाइपोथेसिस, मतलब कंडक्ट क्या लिखेंगे? टेस्ट हाइपोथेसिस। टेस्ट सर ई लिख सकते हैं सर, हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट सर। टेस्ट हाइपोथेसिस हो जाएगा, ठीक है।
पहला P हो गया, दूसरा Q हो गया, तीसरा H हो गया, टेस्ट हाइपोथेसिस हो जाएगा, फिर पांचवें नंबर पे एनालिसिस हो जाएगा, एनालाइज हो जाएगा, छठवें नंबर पे आपके कंक्लूजन आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा आपके छठवें नंबर पे, फिर सातवें नंबर पे रिजल्ट आ जाएगा आपका, रिजल्ट आ जाएगा, मतलब P Q H और आपका टी एच आपका अलग आ जाएगा, फिर ए सी आर आएगा, मतलब पी क्यू एच और ए सी आर आएगा, उनके बीच में हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, क्या किया जाएगा, हाइपोथेसिस को चेक किया जाएगा या टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये निमोनिक आप बना लो, क्या बनाओगे, क्या बनाओगे आप, पी क्यू एच और ए सी आर। हाँ बोलिए सर 7वें का हिंदी में आपने क्या बताया, कम्युनिकेट रिजल्ट का? कम्युनिकेट रिजल्ट का मतलब होता है परिणामों को संचार, परिणामों को बताना है। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट का मतलब होता है संचार करना, संचार। हाँ परिणामों का संचार करना, परिणामों का संचार करना। ठीक है, ये हो गया आपका। सर इसी को जनरलाइजेशन बोलते हैं। अब इसको, हाँ इसको बोलेंगे, हाँ बिल्कुल बोलेंगे इसको, कम्युनिकेट रिजल्ट को करेंगे ना कि कम्युनिकेट का करना, सर यहाँ सामान्यीकरण ही होगा मीनिंग इसका, कम्युनिकेट करना मतलब फैलाना यहाँ पर होगा ना, जनरलाइज करना ही इसका मतलब, सामान्यीकरण का फैलाना होगा। कम्युनिकेट करना कि एक दूसरे से हम बताएंगे ना, तो वही आपका जैसा इन्होंने बताया प्रिया जी ने कि इसका मतलब सबके लिए लागू करना, कंक्लूजन। मतलब सर इसका हिंदी मीनिंग होगा सबके लिए लागू, सर्वमान्य करना, ये होगा कम्युनिकेशन का मतलब। यहाँ पर भावात्मक मीनिंग है ना कि वो मतलब शाब्दिक अर्थ होगा इसका। जी सर्वमान्य करना ना, रिजल्ट का, निष्कर्ष का सर्वमान्यकरण करना। हाँ, निष्कर्ष को सभी के साथ मिला बताना आपका। तो सर यहाँ पे लिख देते हैं निष्कर्ष का सामान्यीकरण। ठीक है, लिख लो। बाकी निष्कर्ष सामान्यीकरण और भी आगे बताएंगे, तो और भी चीजें आप अभी के लिए एजुकेशनल रिसर्च के स्टेप नहीं है, साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं आपके। ठीक, अब इसमें आता है कि वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड होते कौन कौन से हैं, कि इसमें, तो इसमें आपका फैक्ट्स होगा, कंसेप्ट होंगे, वेरिएबल होगा, हाइपोथेसिस होंगे, अजम्पशंस होंगे, थ्योरीज होंगे, इन सब चीजों के मिलने से ही आपका साइंटिफिक मेथड बनता है। क्या क्या बनता है, सबसे पहले साइंटिफिक थ्योरी होती है आपकी, एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक थ्योरी, एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक थ्योरी। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक थ्योरी होगी। फिर इसके बाद क्या आएगा आपको पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे ये कहते हैं कि इसमें फैक्ट्स आएंगे आपके, फैक्ट आएगा, फैक्ट को बोलते हैं तथ्य। ठीक है, एलिमेंट्स वाले में क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत के तत्व, वैज्ञानिक सिद्धांत के तत्व। ठीक है, वैज्ञानिक सिद्धांत के तत्व आएंगे, यहाँ पे फैक्ट्स आएगा। फिर इसके बाद इसमें और क्या आता है, इसमें कंसेप्ट हमने बताया था, कंसेप्ट में संकल्पना। ठीक, फिर इसके बाद संकल्पना के बाद क्या आएगा आपका, वेरिएबल आएगा, वेरिएबल में चर होता है आपका। फिर वेरिएबल के साथ और आपकी क्या आएगी, हाइपोथेसिस आएगी, हाइपोथेसिस आ जाएगी। फिर इसके बाद अजम्पशंस आएंगे, आपने बोला अजम्पशंस आएगा। फिर इसके बाद और क्या आपका, थ्योरी आएगी आपकी, थ्योरीज आएगी आपकी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी क्या है, ये सब इसकी क्या है, मेथड्स है आपके ना, साइंटिफिक मेथड्स है आपके, कि एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक थ्योरी आएगी आपकी, फैक्ट्स आएंगे, कांसेप्ट आएगा, वेरिएबल आएगी, हाइपोथेसिस आएगा, असम्पशन आएंगे और थ्योरीज आएंगे आपकी। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, बताओ।
जी सर। ठीक है। अब हम इसके और क्लास होगा। अब हम इसके कैरेक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग को कल जो हम लोग पढ़ेंगे, कल की डेट में हम लोग जो पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में जो एग्जाम में आपको मैचिंग करने को आता है वो चीजें, रेप्लिकेबल, फॉल्सिबिलिटी, फॉल्सिएबल, प्रिसाइज, पार्सिमोनियस, इन सब चीजों को कॉम्परेटिव वे में पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे कल की डेट में। ठीक है जी सर। और सुबह हम लोग 6 बजे जरूर मिलेंगे। सुबह 6 बजे हम लोग की साइकोलॉजी की क्लास होगी, जिसमें हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट के हम लोग को प्रिंसिपल पढ़ने हैं डेवलपमेंट के ना, तो प्रिंसिपल हम लोग को कल की डेट में मॉर्निंग में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो रिवीजन करके आइएगा, पूछा भी जाएगा ना। और बहुत कम लोग जुड़ते हैं सुबह वाली क्लास में, तो कुछ लोग जुड़ा करिए ना। थोड़ा सुबह ज्यादा काम हो जाता है इसलिए। चलिए ठीक है, चलिए ओके, सभी को गुड नाइट, जय हिंद सभी को।